सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर 2018, 2019, 2022 और 2023 में पूछे गए पेपर्स को यहाँ पर हम देखेंगे। 2020 और 2021 में आप सभी को पता है कोरोना काल था और कोरोना की वजह से 2020 में डीएलएड का कोई सत्र नहीं आया था। इस वजह से 21 में कोई परीक्षा नहीं हुई थी थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, तो 20 में भी नहीं हुई थी, 21 में नहीं हुई थी। 20 में जो थर्ड सेमेस्टर के भाई बहन थे उनको प्रमोट कर दिया गया था। 19 बैच के बच्चे थे थर्ड सेमेस्टर में, उनको प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सीधे 18 से लेकर के 23 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी को यहाँ पर मैं करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण क्या है? कोई बच्चा देख नहीं पाता है, दृष्टि यानी कि उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। हो सकता है कि बच्चा जन्म से ही अंधा हो, ठीक है, वंशानुक्रम उसका ऐसा हो, या फिर वातावरण में उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, किसी प्रकार का कोई हादसा हो गया हो जिसके कारण से उसकी आंखें चली गई हो। तो ऑप्शन 7 जो है दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है ये बाल केंद्रित होती है, बच्चे को ध्यान में रख करके हम देते हैं। जैसे कि आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। उसी प्रकार जो बच्चों को निर्देशन हम देते हैं, शिक्षा एक तरीके से निर्देशन देने का ही काम हम करते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं या टीचिंग करते हैं। तो अच्छी निर्देशन सेवा बाल केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो यहाँ पर होगा टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो हम सभी को पता है कि जो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है टर्मन के अनुसार ये 90 से लेकर के 110 के बीच होती है। और ये जो डाटा है ये हर साल एवरी ईयर आप देखोगे ये प्रश्न आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, चाहे बहुविकल्पी प्रश्नों में चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको देखने को मिल ही जाता है। ये आपके फर्स्ट पेपर का भी मैंने करवा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपके एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय का भी करवा दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुदाय का अर्थ किन दो शब्दों से मिलकर बना है? 4, 2, 3 या फिर उपयुक्त में से कोई। दो शब्दों से मिलकर के बना है, समुदाय को हम कम्युनिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आगरा में भी है, आगरा भी मंडल है, कानपुर भी मंडल है, लखनऊ भी मंडल है। तो ये मंडलों पर होता है, आप सभी को पता है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं? शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली, श्रवण बाधित, विकल्प अ और ब दोनों या चलन बाधित। तो ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनसे हम सांकेतिक रूप से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके ऐसे बच्चों से हम बात करते हैं। हाथों का प्रयोग करके, चेहरे के एक्सप्रेशन से हम ऐसे बच्चों से बात करते हैं या ऐसे बच्चों को पढ़ा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है? शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, लिखित निर्देशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? श्रवण बाधित बच्चों को, अस्थि बाधित बच्चों को, प्रतिभाशाली बालकों को या दृष्टि बाधितों को। किन बच्चों को अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, ये किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें लड़ सकते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए सामंजस्य बैठाना, अनुकूलन करना किसी भी परिस्थिति में आसान होता है। लेकिन दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, ठीक है, इन सब बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनकी हड्डियां नहीं सही है, वो ऐसे बच्चे किसी भी वातावरण में अनुकूलन नहीं कर पाते आसानी से, क्योंकि
उनके साथ सभी लोग सामान्य रूप से या समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विकृत बालकों को क्या बनाना चाहिए? परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विकृत बालक है या ऐसे बालक जो विशेष बालक है, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, इन सभी बच्चों को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, यानी कि अपने पैरों पर खड़े हो पाए, इन्हें कुछ ऐसी स्किल दी जाए या ऐसी कुछ स्किल सिखाई जाए कि ये अपने अपना रोजगार खुद कर पाए, अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा कर पाए या कोई किसी फैक्ट्री में काम कर पाए, जिससे ये अपना जीवन आराम से जी सके, किसी के ऊपर इनको निर्भर ना रहना पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हकलाने का क्या कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उपयुक्त दोनों ही हो सकता है बच्चे के हकलाने का कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मनोविज्ञान केंद्र जो है, आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1947 को हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर यह हुआ था। तो ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे हर साल प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन देना, परामर्श देना, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी होती है वहां पर, शोध काम भी होते हैं। ऑप्शन नंबर द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द सही होगा। दोस्तों, आप लोगों के राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे मतलब उत्तरी प्रश्नों को मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया है, सारे के सारे विषयों के। राजन सीरीज, पवन सीरीज के भी सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ा के खत्म कर दिया है। तो ये सब क्लासेस को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए अगर आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्य दोष के प्रमुख प्रकार हैं 4, 5, 6 या 7। तो वाक्य दोष के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, ये टोटल होते हैं 6। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। विकल्प आ और बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विकल्प आ और बा, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक या अल्पसंख्यक बालक। तो कौन इसमें से विशिष्ट बालक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक बालक। ठीक है, अल्पसंख्यक किसी भी देश में वो कहे जाते हैं जो सबसे ज्यादा जिनकी मेजोरिटी होती है, वो अल्पसंख्यक में नहीं आते। जैसे हमारा देश भारत है, तो इसमें जो हिंदू धर्म है या हिंदू अधिक है, तो हिंदू जो है ये बहुसंख्यक में है, अल्पसंख्यक में नहीं। बाकी और जो धर्म है वो अल्पसंख्यक में आएंगे। तो अल्पसंख्यक बच्चा होने का मतलब ये नहीं कि आप विशिष्ट बच्चे हो, आप भी सामान्य बच्चों की तरह हो, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे देश में सभी को बराबरी का अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से विशिष्ट बालक नहीं है? अल्पसंख्यक। बाकी मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, श्रवण दोष युक्त बालक, अस्थि बाधित बालक, सभी के सभी बालक विशिष्ट बालक होते हैं, केवल और केवल अल्पसंख्यक बालक या सामान्य बालकों को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो ऐसे बच्चों को तेज गति से हमें पढ़ाना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। संपुष्टि कार्यक्रमों के माध्यम से, संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से, व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है इन पर। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हम कैसे करते हैं? अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या प्रक्षेपी विधि से। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, अवलोकन से। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे होती है? हम कक्षा में अवलोकन के माध्यम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम अवलोकन करते हैं तो किसी भी चीज का हम बारीकी से अध्ययन करते हैं अवलोकन में। ठीक है, तो आसानी से हम मंद बुद्धि बालक की पहचान कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा बच्चा आप देखोगे सीखने में उसे समस्या होती है। कोई सवाल टीचर पूछेंगे तो जल्दी से उसका जवाब नहीं दे पाता है, या कोई सवाल 4 बार 5 बार दोहराने के बाद भी सही से वो समझ में नहीं उसको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्देशन की आवश्यकता होती है कैसे लोगों को? अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को।
तो निर्देशन की जो आवश्यकता है ये सभी व्यक्तियों को होती है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, पुस्तक को आंखों के निकट रख करके पढ़ना, या उपयुक्त सभी परेशानियां। तो ऐसा बच्चा जिसे देखने में समस्या है, ये सभी चीजें उसके साथ होती हैं, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राइट आंसर है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। ये कोई विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं, क्योंकि एक कक्षा में जब बच्चे बैठ रहे हैं, 30 बच्चे एक क्लास में बैठ रहे हैं, तो 30 के 30 बच्चे शिक्षक के लिए क्या है? ये सभी बच्चे हैं। कौन किस जाति का है, धर्म का है, लिंग का है, समुदाय का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सब लोग एक बराबर है, इसीलिए कक्षा में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर जाति का किसी से कोई संबंध नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेल विधि किससे संबंधित है? तो जो ब्रेल लिपि है वो किससे संबंधित है? ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, यानी कि दृष्टि दोष। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम पूछा है, अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल से अधिक, या 50 डेसिबल से अधिक। तो राइट आंसर है 30 से 50 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, या 6/18। तो राइट आंसर है 6/6। क्वेश्चन नंबर 14 है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, या बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो टोटल 5 है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2022 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से पता है हमें कि विशिष्ट बालक कौन नहीं होते हैं, सामान्य बालक नहीं होते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सभी विशिष्ट बालक हैं। लेकिन जो सामान्य बालक है उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, तो ये बच्चे ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। फिर देखिए वही क्वेश्चन फिर घुमा फिरा के पूछा है। तो विशिष्ट बालकों में कौन नहीं आते हैं? सामान्य बालक नहीं आते हैं। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। दिव्यांग बालक भी आते हैं, तीव्र बुद्धि यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा, यानी कि सामान्य बालक विशिष्ट बालकों में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। बच्चों को भाषा हम सिखा रहे हैं, भाषा सिखाने के लिए हम कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग करेंगे, या फिर कौन कौन से सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे? तो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, भाषा प्रयोगशाला, श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे कि टीवी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय
पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है ये हुई थी 1993 में, स्थापना हुई थी 1993 में, और अधिनियम कब पारित हुआ था? अधिनियम 1992 में पारित हुआ था और स्थापना 1993 में हो गई थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग में आती है। ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा, दृष्टि दोष युक्त बालकों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण कितना है? तो ऐसे बच्चे जो अस्थि बाधित हैं, उनका जो आरक्षण का प्रावधान है वो 4% है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान कहाँ पर है? ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए कानपुर, नागपुर, देहरादून या नई दिल्ली? तो राइट आंसर नई दिल्ली है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए जो संस्थान है वो नई दिल्ली में, और शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत दृष्टि दोष, श्रवण दोष, अस्थि बाधित बच्चे ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, और देहरा में दृष्टि बाधितों के लिए स्पेशली है, देहरादून में। द से देहरादून, द से दृष्टि बाधित, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने राजन सीरीज और पवन सीरीज पूरी पढ़ाई थी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या उपयुक्त सभी? तो ये सभी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बरेली में, बनारस में या इलाहाबाद में? तो हम सभी को पता है कि जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश वो इलाहाबाद, यानी कि अब हम प्रयागराज इसको कहेंगे, प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है? तो ऑप्शन सा और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लगातार एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है, पिछले ईयर में भी आपने देखा था, फिर पूछ लिया है। तो सही दृष्टि 6/6 ही कहलाती है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है? ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, अगर आपने सीरीज अच्छे से पढ़ ली है, राजन सीरीज, पवन सीरीज, तो मैंने आपको बताया है कि किसी किसी संस्था को सरकार 80% भी अनुदान करती है, किसी को 70%, किसी को 60%, किसी को 40%। वो डिपेंड करता है किस तरीके की संस्था है, कौन सी संस्था है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, ऐसी कौन सी संस्था है जो जानवरों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए काम कर रही है, ऐसी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है, या फिर ऐसी संस्था है जो विकलांग बच्चों के लिए कुछ काम कर रही है। तो अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग सरकार अनुदान देती है। ठीक है, अगर एवरेज आप लगाना चाहो तो इसमें आप 50% लगा सकते हो, वो भी मेरे अनुसार यहाँ पर मैं कह रही हूँ, जरूरी नहीं कि 50% सही ही हो। तो इसमें से कोई भी आंसर आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट आपकी बुक में भी नहीं दिया है, कहीं पर भी स्पष्ट नहीं दिया है कि स्वयंसेवी संस्थाएं जो एनजीओ होते हैं उनको सरकार कितना अनुदान देती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये आपको स्वविवेक से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका राइट आंसर कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, समस्यात्मक बालक हैं, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता की बात ना मानने वाले, ये सभी बच्चे समस्यात्मक ही होते हैं, तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 2023 के प्रश्न पत्र पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? कठोर, यहाँ पर कठोर होगा, कठोर, मृदु, दोनों या कोई नहीं? तो ये कठोर यानी कि हार्डवेयर, जो चीजें हम छू सकते हैं अपने हाथों से वो सब क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपने सुना है, बस वही चीज याद रखिए आप। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पंखा, बेंच, खिड़की, दरवाजा, क्लास में जो भी है ये सभी किसकी श्रेणी में आएगा? ये सभी कठोर की श्रेणी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? अविकसित, सामान्य, तीव्र या इनमें से कोई? तो तीव्र होती हैं, यानी कि सुनते भी जल्दी हैं, बोलते, रिस्पॉन्स भी जल्दी करते हैं, कोई भी काम भी करने के लिए बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य है आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या उपर्युक्त सभी? तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में या उपयुक्त सभी में? तो दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान दोस्तों है उपयुक्त सभी में, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कुल कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? इस तरीके का आयताकार सेल होता है और इसमें टोटल 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या उपयुक्त सभी। तो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है डेसिबल अंक, यानी कि कितने डेसिबल तक कौन सा बच्चा सुन। 30 30 डेसिबल तक कोई बच्चा सुन पा रहा तो उसको हम कहेंगे कम श्रवण बाधित है, फिर 60, फिर 90, इस तरीके से अलग अलग डिवाइड है। जो गंभीर रूप से होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उनका होता है 90 डेसिबल। 90 मतलब कुछ भी नहीं सुनाई देता। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो ये किया था 1905 में। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्नलिखित में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना या उद्देश्य। तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं कोई ना कोई जब हम किसी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम गणना करते हैं, कोई ना कोई प्रैक्टिकल करने का उद्देश्य होता है, लास्ट में हम निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं, लेकिन कहानी उसमें कहीं नहीं आती। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो डब्ल्यू वुंट ने की थी। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सही दृष्टि कहलाती है 6x6। ये 4 साल का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप ये तीसरी बार ये प्रश्न देख रहे हो। 6x6 सही दृष्टि कहलाती है। तो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके डीएलएड में, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी। तो ये सभी काम होते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश या मनोविज्ञान केंद्र के। क्वेश्चन नंबर 12 है, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने का कारण कोई भी हो सकता है बच्चे का, या जन्म से ही हो या वातावरण में आने के बाद हुआ हो। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या दृष्टि बाधितों के लिए। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रतिभाशाली बालकों को अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑलरेडी आप देख चुके हो इस प्रश्न को पहले ही। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। ये प्रश्न भी अभी आपने देखा है, राइट आंसर है उपयुक्त सभी। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी आप लोगों ने देखा, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। और स्थापना कब हुई? 1993 में। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाएं ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर रहे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के मास्टर वीडियोस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पर। यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे रही हूँ 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपको A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।